नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा आप सभी को पता ही है कि हिस्ट्री का एक पूरा सेशन हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट कोड के अंदर दो दो मैराथन क्लासेस आपके लिए आ रही हैं। आज इस क्लास में हम बात कर रहे हैं BHIE 141 चीन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चाइना। देखिए BHIE जो सीरीज है, एक तो है आपकी BHIC वाली सीरीज 131, 132, 133, 134, जिनकी 4 मैराथन क्लासेस मैंने ली है। अब BHIE 141 में हम 2 क्लासेस लेंगे, एक पार्ट 1 ये, एक इसके बाद पार्ट सेकंड भी हम लेंगे। चीन के इतिहास की बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार आते हैं। साथ साथ चीन का इतिहास है तो चाइनीज लैंग्वेज इसमें कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी, अजीब अजीब से शब्द आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चीन के बारे में जनरली हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि चीन भारत का पड़ोसी देश है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश, और क्षेत्रफल के मामले में भी आप देखेंगे दुनिया के 5 बड़े देशों में ये शामिल है। साथ साथ आप देखेंगे कि चीन की राजधानी बीजिंग है, और इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शी जिनपिंग। आप कहें तो उभरती हुई महाशक्ति है। सबसे बड़ी बात क्या है? टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना। आप आए दिन सुनते होंगे कि कभी चीन क्या करता है, एक आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश करता है, कभी चीन आर्टिफिशियल मून बनाने की कोशिश करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रेस रेट को दिखाता है, सबसे तेज समृद्धि दर को दिखाता है, और चाइना विश्व शक्ति बनने की चाह में आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम जानना चाहते हैं उस इतने बड़े विशाल देश की क्या, उस विशाल देश के इतिहास को जानना चाहते हैं, वो भी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जून 2024 एग्जाम स्पेशली। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अफीम युद्ध जो चीन में हुआ था, अफीम युद्ध, अफीम आप सभी जानते ही हैं, नशीला पदार्थ अफीम, इस युद्ध के क्या कारण और क्या परिणाम रहे, चलिए इसे जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप इसे करेक्ट कर लेना। ये क्या है? अफीम, अफीम युद्ध। कहानी समझ में आई? अब देखिए अफीम युद्ध के क्या बताने हैं आपको, यहाँ पर कारण बताने हैं, और दूसरा आपको क्या बताने हैं, यहाँ पर परिणाम बताने हैं। 10 नंबर के कारण आप बता देना, 10 नंबर में आपको क्या बताने हैं, यहाँ पर परिणाम। सबसे पहले कारणों की बात करते हैं। चीन में जो अफीम युद्ध हुआ, इसके क्या कारण रहे? सबसे पहला कारण तो चीन में अफीम युद्ध का ये रहा दोस्तों, क्योंकि 18वीं शताब्दी में जब भारत पर किसका शासन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत पर। तो भारत में क्या कराई जाती थी? अफीम की खेती कराई जाती थी, और उस अफीम को कहाँ बेचा जाता था? चाइना में बेचा जाता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से क्या करती थी? क्या करती थी? चीन में अवैध रूप से, इलीगली क्या करती थी? अफीम का व्यापार कर रही थी। यह व्यापार चीन के लिए बहुत ज्यादा क्या था? हानिकारक था। तो पहला कारण क्या था अफीम युद्ध के होने का? यह कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जबरन भारत से क्या कर रही थी? भारत के किसानों से अफीम की खेती कराती थी, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी इलाके से, और उस अफीम को कम दाम में किसानों से खरीदकर इलीगल तौर पर कहाँ? चाइना में बेच रही थी। इसलिए वहां के लोगों ने विरोध किया और अफीम युद्ध वहां पर हुआ चाइना में। इसके अलावा इससे हो क्या रहा था? अफीम के व्यापार के कारण चीन में क्या हुआ? लोग बहुत ज्यादा सामाजिक बुराइयों से क्या हो सके? जन्म ले चुके थे। कहने का मतलब ये, अब आप नशा करोगे तो समाज कौन सा बेहतर चलेगा? कहीं ना कहीं नशे का सबसे बड़ा प्रभाव किससे पड़ता है? सोसाइटी पर। तो चीन में बहुत सी सामाजिक बुराइयां देखने के लिए मिली। इसके अलावा चीन में चांदी की भारी बहिर्वाह हुआ, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। अब देखो अफीम आप खरीदोगे तो अफीम के बदले में कुछ मूल्यवान वस्तु देनी पड़ेगी, क्योंकि अफीम बहुत महंगी होती है। यही कारण है कि चीन के लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया? अफीम प्राप्त करने के लिए चीन के लोगों ने चांदी किसको देना शुरू कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचनी शुरू कर दी, और वहां की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अफीम व्यापार ने क्या किया? सरकार की कमजोरी को भी उजागर कर दिया। चीन सरकार क्या थी उस समय? कमजोर थी, और ये किससे पता चला? अफीम से। क्यों? क्योंकि अंग्रेज खुलेआम भारत में उसे उत्पादित करा रहे हैं और खुलेआम उसे चाइना में बेच रहे हैं। फिर भी चीन की सरकार कुछ खास नहीं कर पाई। इसका मतलब ये चीन की सरकार कहीं ना कहीं उस समय क्या थी? कमजोर थी। आज के समय में ऐसा नहीं है। तो पहला कारण क्या है चीन युद्ध होने का, सॉरी अफीम युद्ध होने का? पहला कारण क्या? अफीम का व्यापार होना। वहां पर इलीगली अफीम का व्यापार कराया जा रहा था, इसलिए क्या हुआ? वहां पर अफीम युद्ध हुआ। एक कारण समझ में आया। अफीम युद्ध होने का दूसरा कारण समझिए। दूसरा कारण क्या है अफीम युद्ध होने का? दूसरा कारण है आपका ये, चीन में अलगाववादी नीति। चीन में अलगाववादी नीति का मतलब क्या है? चीन क्विंग राजवंश, कौन सा राजवंश था चीन में उस समय? क्विंग। आप लिखेंगे इसे किंग भी लिख सकते हैं, क्विंग भी कह सकते हैं। देखिए क्विंग राजवंश स्वर्ग का साम्राज्य होने का दावा करता था। चीन का जो उस समय का राजवंश था वो ये कहता था कि हमारा साम्राज्य स्वर्ग जैसा है, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, बहुत समृद्धशील है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। और पश्चिमी देशों को बर्बर मानते थे। और चीन के लोग ये कहते थे कि पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी देश के जो लोग हैं वो बर्बर हैं। बर्बर इन द सेंस अनपढ़ लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ये हमारी संस्कृति से बहुत ज्यादा नीचे के स्तर के लोग हैं। बर्बर कहते हैं विदेशी लोगों को। चीन ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य संबंध को प्रतिबंधित कर दिया। और चीन ने क्या कहा? चीन ने कहा कि कभी भी हम पश्चिमी देश या बर्बर लोगों के साथ व्यापार नहीं करेंगे।
अब ये कारण, एक कारण तो हो गया चीन का लड़ने का, क्या कि चीन में अफीम का व्यापार हो रहा है। दूसरा कारण अंग्रेजों को मिल गया लड़ने का, क्या कि उनके व्यापार को चीन ने क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया कि चीन किसी भी पश्चिमी देश से व्यापार नहीं करेगी। ब्रिटेन की व्यापारिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि आपको पता ब्रिटेन केवल लोभ लालच के लिए क्या करता था, उपनिवेश बनाता था, गुलाम बनाता था देशों को। तो उसकी व्यापारिक आकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ब्रिटेन चीन के विशाल बाजार में व्यापार करना चाहता था और चीन से क्या करना चाहता था, रेशम हो, चाय हो, चाय की खेती सबसे ज्यादा होती थी चीन में उस समय, अन्य वस्तुओं का आयात करने का क्या था, इच्छुक था। ब्रिटेन चीन को खोलने और व्यापार के लिए मजबूर करने के लिए युद्ध चाहता था। वो चाहता था कि क्या वो चीन के जो वहां के किंग, क्या है आपका किंग राजवंश है, उसके साथ किस तरीके से मेरा युद्ध हो और वो चीन को पूरी तरीके से हड़प ले, उसे अपना उपनिवेश बना ले और वहां के सारे बाजार और व्यापार पर मेरा अधिकार हो जाए, जैसा उसने भारत में किया था। भारत में ठीक ऐसी कंडीशन नहीं हुई थी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर क्या हुआ था, धीरे धीरे बंगाल पर कब्जा करा था किसने, चाइना ने। वही चीज सेम कंडीशन यहां पर हो रही है। ये तो थे कारण दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी, परिणामों की। देखिए चीन में होने वाले अफीम युद्ध के क्या परिणाम निकले। देखो चीन युद्ध हार गया, भाई सीधी सी बात है, अंग्रेजों के सामने टक्कर लेना बस की नहीं था उस समय चीन की, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे अंग्रेजी व्यवस्था के पास। उसे ब्रिटेन के साथ कई असमान संधियां करनी पड़ी, यानी संधियां करी, अंग्रेजों का पहले से उसूल रहा है दोस्त बनाओ और फिर उसे धीरे धीरे क्या कर लो, लूट लो। बहुत सी संधियां करी, लेकिन सारी संधियां कैसी थी, अन्याय वाली। सारी संधियों में लाभ केवल किसका था, अंग्रेजों का था, और अन्याय हो रहा था चीन के साथ। चीन को ब्रिटेन को क्या करना पड़ा, हांगकांग का द्वीप सौंपना पड़ा। जो चीन का हांगकांग द्वीप है ना, हांगकांग द्वीप है चीन का, उसे किसे देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा, ताकि वहां से बंदरगाह के तौर पर व्यापार हो सके। चीन को ब्रिटेन के लिए 5 बंदरगाह खोलने पड़े। क्या करने पड़े, चीन को व्यापार के लिए 5 बंदरगाह किसको सौंपने पड़े, कुल मिला के अंग्रेजों को। ब्रिटिश व्यापारियों को चीन में रहने की आजादी मिली, व्यापार करने की अनुमति मिल गई जो पहले नहीं थी। चीन को ब्रिटेन को भारी युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा, यानी युद्ध हार गया तो बहुत मोटा पैसा देना पड़ा चीन को, किसको, अंग्रेजों को। तो देखिए अंग्रेजी व्यवस्था कह सकते हैं या फिर ब्रिटिश साम्राज्य कह सकते हैं, इसने हर देश को कहीं ना कहीं क्या करा है, लूटने की कोशिश की है। बस चीन को थोड़ा कम लूटा है, हमारे ऊपर तो पूरा राजनीतिक अधिकार ही कर लिया था, यहाँ तो फिर भी आर्थिक अधिकार देखने के लिए आपको मिल रहा है। दैट वाज एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है, मैंने आपको बहुत तसल्ली में समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया टाइपिंग विद्रोह क्या था। कई बार क्वेश्चन आता है इसका, कौन सा, टाइपिंग विद्रोह। टाइपिंग विद्रोह, चीन के इतिहास की बात कर रहे हैं तो टाइपिंग विद्रोह की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइपिंग विद्रोह की विशेषता बतानी है, इसकी तिहरी, त्रिपक्षीय, त्रिमुखी प्रकृति थी, राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक। टाइपिंग विद्रोह ना 3 बड़े कारणों से हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। एक तो थी नेशनल लेवल की बात यानी राष्ट्रीय, दूसरा था इसका एक मुद्दा धार्मिक, है ना, और तीसरा इसका मुद्दा क्या था, आप देख भी पा रहे हैं, तीसरा इसका मुद्दा था सामाजिक। तो टाइपिंग विद्रोह के कितने आयाम माने जा सकते हैं, टाइपिंग विद्रोह के 3 आयाम माने जा सकते हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। टाइपिंग विद्रोह कब से कब तक हुआ चाइना में, 1850 से लेके 1864 के बीच में होता है चीन में। देखो क्या था टाइपिंग विद्रोह, टाइपिंग विद्रोह चीन में 1850 से लेके 1864 तक क्या हुआ, चला, एक बड़ा किसान आंदोलन था। टाइपिंग विद्रोह क्या था, टाइपिंग विद्रोह चीन में हुआ, 1850 में स्टार्ट हुआ, कब तक रहा, 64 तक रहा, मतलब लगभग 14 साल तक ये विद्रोह चला। किसका विद्रोह था, चीन के किसानों का विद्रोह था। किसान विद्रोह कर रहे थे, जैसे भारत में चंपारण आंदोलन आप देखेंगे किसानों का विद्रोह था, उसी तरीके से यह विद्रोह किंग राजवंश के खिलाफ था। और यह विद्रोह किसके खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि चीन के खुद के राजवंश, जो मैंने अभी आपको बताया था क्विंग राजवंश जो था वहां का, कौन सा क्विंग राजवंश था, उसके खिलाफ था, जो उस समय चीन पर शासन कर रहा था। विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, भाई किसानों का नेता भी तो कोई होगा, किसानों का नेता था होंग श्योक्योन। अब आप कहेंगे सर ये कैसा नाम, मैंने आपसे कहा था ना चाइना का इतिहास है तो इस नाम को रटना पड़ेगा आपको। ये नामक व्यक्ति कर रहा था जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था। पहले ये किसी और धर्म के थे, बाद में इन्हें ईसाई बनाया। किसने बनाया होगा, आप ही सोचो, धर्म परिवर्तन कराना किसका कार्य था, नॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी इस काम को करा रही थी। खुद को ईश्वर का छोटा भाई घोषित किया था और इन्होंने क्या कहा था कि मैं ईश्वर का छोटा भाई हूं। किसने कहा था, ये व्यक्ति जो इस आंदोलन का क्या बनाए, नेता बनाए। भगवान से हर व्यक्ति अपने आप को जोड़ता, तभी पब्लिक क्या करती है उसे, तभी पब्लिक उसे सपोर्ट करती है, आप ये कह सकते हैं, तभी पब्लिक उसे क्या करती है, सपोर्ट करती है। कहानी समझ में आई, चलिए तो ये थे आपके कितने पॉइंट्स, ये आपके हो गए 2-3 पॉइंट्स। चलिए कारण क्या है, टाइपिंग विद्रोह क्यों हुआ, इसके कारण कई बार पेपर में आते हैं। टाइपिंग विद्रोह के कई कारण थे, जैसे क्विंग राजवंश की कमजोरी। ये राजवंश इतना कमजोर था कि इसने पहले क्या किया, अफीम युद्ध हराया,
फिर उसके बाद इस राजवंश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, इसलिए कमजोर था। कोई भी चीज अंदर से कमजोर होती है, और भ्रष्टाचार तो प्रशासन को अंदर से खोखला बना देता है, तो इसलिए कमजोर था। एक कारण तो ये हो गया ताइपिंग विद्रोह का। दूसरा था सामाजिक आर्थिक असमानता। चीन में बहुत ज्यादा लोगों के साथ सामाजिक असमानता, अन्याय हो रहा था, यही राजवंश कर रहा था। और बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता थी। चीन में अमीर गरीब का अंतर उस समय बढ़ रहा था, अमीर वर्सेस क्या हो रहा था, वहां पर गरीब हो रहा था। और ये एक बड़ी व्यवस्था है जो चीन के इतिहास में रही। अफीम युद्ध एक तीसरा कारण था ताइपिंग विद्रोह का, अफीम युद्ध, क्योंकि अफीम युद्ध को चीन हार चुका था। जैसे ही अफीम युद्ध में चीन हारा, तो वहां के किसानों को लगा कि अब तो सारी व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गई, इसलिए उनका विश्वास किंग राजवंश से उठ गया। ईसाई धर्म का प्रभाव धीरे धीरे आपको पता है, जैसा कि आपने देखा कि होंग श्याओनान ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था, और उसने ताइपिंग विद्रोह को ईश्वर की इच्छा के रूप में प्रचारित किया। तो धर्म का प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा रहा। हालांकि इस धर्म को चाइना में ईसाई धर्म को लेके कौन आए, अंग्रेज, लेकिन इसी धर्म को धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रचार किया जाने लगा, प्रसार किया जाने लगा। हालांकि चाइना में आज के समय में सबसे ज्यादा माना जाता है कौन सा धर्म आपका, बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बुद्धिजीवी सबसे ज्यादा वहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था आपका कौन सा विद्रोह, ताइपिंग विद्रोह। कई बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज फंसा है। इसमें से आपको लिखना कुछ नहीं है, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चीन में राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद शब्द का अगर मीनिंग मैं आपको बताऊं तो आप कह सकते हैं राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र मतलब देश हो गया भाई, राष्ट्र शब्द है किसमें, और एक है वाद। तो जब हम अपने देश को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, अपने राष्ट्र को क्या करते हैं दोस्तों, बढ़ावा देते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, राष्ट्रवाद कह देते हैं। ये राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ होता है, चीन में होता है। एक समय था जब क्विंग राजवंश और अफीम युद्ध के बाद अंग्रेज क्या कर रहे थे, चीन को बहुत ज्यादा खोखला बना रहे थे। उस समय वहां की आम जनता के अंदर देश प्रेम की जो भावना आई, उसे हम चीन का राष्ट्रवाद कहते हैं। चीन में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, 19वीं शताब्दी के मध्य में, आप कह सकते हैं लगभग 1850 के आसपास। 1850 जब वहां पर क्या चल रहा था, आपको अभी मैंने बताया 1850 के आसपास आपका चल रहा था वहां पर किसान आंदोलन। कई कारकों के कारण हुआ राष्ट्रवाद का जन्म। वहां पर क्यों हुआ, पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव। पहला राष्ट्रवाद की भावना क्यों आई, क्योंकि अब चीन को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि हमें अंग्रेजी व्यवस्था धीरे धीरे क्या कर रही है, गुलाम बना रही है, और हमारे साथ कुछ असमान संधियां कर रही है, ऐसी संधियां करनी है जिसमें केवल अंग्रेजों का लाभ हो, और चीन के कई क्षेत्रों पर क्या कर रही है, धीरे धीरे कब्जा कर रही है। इसके अलावा दूसरा, चीन में राष्ट्रवाद इसलिए उभर कर आया क्योंकि क्विंग राजवंश बहुत ज्यादा कमजोर था, वो चीन को सुरक्षित रखने में क्या था, कामयाब नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। और यही कारण था कि चीन के लोगों में राष्ट्रवाद आया, और उन्होंने चीन को आगे बढ़ाने के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कई नए नए कार्य किए, नए विचारों का प्रसार, और चीन में नए नए विचार आने लगे। पश्चिमी देशों से नए विचार चीन में आने लगे, जैसे कि लोकतंत्र। पश्चिमी देशों में डेमोक्रेसी था, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता था, राष्ट्रवाद था। ये सब विचार अब चीन के लोग भी समझने लगे। और वो वाली बात है कि जिसकी जूती उसका सर, है ना। अब जूती किसकी थी, अंग्रेजों की। ये टेक्नोलॉजी किसने दी, डेमोक्रेसी वगैरह अंग्रेजों ने, और चीन के लोग उसे ध्यान से पढ़कर उनसे वही चीज मांगने लगे जो अंग्रेजों ने इन्हें सिखाई थी, यानी कि राष्ट्रवाद। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। चीन में कई राष्ट्रवादी आंदोलन भी हुए इसके साथ साथ। जैसे चीन में पहला राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ स्व सुधार आंदोलन। इस आंदोलन ने चीन को आधुनिक बनाने की कोशिश की, और सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो पश्चिमी देश हैं उनसे आगे निकलना, हमें किस किस में, शिक्षा में, विज्ञान में, और किस में, टेक्नोलॉजी में हमें क्या करना है, पश्चिमी देशों से आगे निकलना है, बड़े बड़े लोगों से आगे निकलना है। एक चीन में हुआ बॉक्सर विद्रोह। यह विद्रोह पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ था। जैसे भारत में आपने सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी ताकतों को भारत से भगाने के लिए था, ऐसे ही वहां पर हुआ था बॉक्सर विद्रोह। 1911 में चीन में क्रांति होती है। इस क्रांति ने क्या किया, क्विंग राजवंश जो भ्रष्टाचारी राजवंश था, इसे पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और चीन क्या बन गया, एक गणराज्य बन गया। क्या, 1911 में। ये बात आपको याद रखनी है। कहानी समझ में आई हो तो भाई ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर करना अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो ये था आपका चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा गया है। आगे देखते हैं कहानी। अब आते हैं दो टिप्पणी के क्वेश्चन, चलिए इन पर टिप्पणी करते हैं बहुत प्यार से। पहली टिप्पणी आपकी कन्फ्यूजीवाद। क्या पूछा गया आपसे, कन्फ्यूजीवाद या फिर कन्फ्यूजनिज्म। देखिए कन्फ्यूजीवाद क्या होता है, जिसे चाइनीज में कहते हैं कुंगफुत्सीवाद। कुंगफुत्सीवाद चीन में विकसित एक नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक दार्शनिक विचारधारा है। कन्फ्यूजीवाद क्या है, केवल एक विचारधारा है। जैसे भारत में उदारवाद, मार्क्सवाद, नव उदारवाद, बहुत सारी विचारधाराएं, गांधीवाद, ये सब क्या है, भारत की विचारधारा है। कन्फ्यूजीवाद कहाँ की विचारधारा है आपकी, चाइना की विचारधारा। ये बात आपको याद रखनी है। यह विचारधारा कंफ्यूसीवाद जो है के विचारों पर आधारित है। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस कौन है, वहां के एक बहुत बड़े क्या हुए, आप मान के चलिए राजनीतिज्ञ हुए हैं। कौन,
चाइना के कन्फ्यूशियस नाम के क्या हुए, एक राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनका जन्म 551 में हुआ था और 480 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मृत्यु हो गई है। उनके विचारों से लिया गया है। जैसे महात्मा गांधी भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, तो उनके ऊपर आपने एक विचारधारा पढ़ी होगी गांधीवाद। क्या पढ़ी होगी दोस्तों? गांधीवाद। कन्फ्यूजिवाद के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? दो सिद्धांत मैं आपके लिए लेके आया हूं कन्फ्यूजिवाद के। पहला सिद्धांत है रेन। क्या नाम है? रेन। रेन को अक्सर मानवता कहते हैं। कन्फ्यूजिवाद ये कहता है मानवता ही सब कुछ है ना, इसे रेन कहते हैं। चाइनीज में रेन कहते हैं, वैसे ह्यूमैनिज्म कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं मानवतावाद। मानवतावाद मतलब दुनिया में सबसे जरूरी है मानव, मानव की भलाई मानव ही कर सकता है, या आप ये कह सकते हैं मानव ही मानव के लिए बना है। इस विचारधारा को ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवतावाद कहते हैं, जिसे किसके अंदर रखा गया? कन्फ्यूजिवाद में। दूसरी विचारधारा है ली। ली का मतलब क्या है? ली का मतलब होता है आचार व्यवहार और शिष्टाचार। हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ शिष्टा भरा व्यवहार करना चाहिए, शिष्टता, है ना, साथ साथ सम्मान आदर की भावना, चोरी ना करना, बड़े भाई का सम्मान करना। ये कुछ सिद्धांत है जो कन्फ्यूजिवाद को बेहतर बनाते हैं। जैसे गांधी में आपने पढ़ा होगा हिंसा ना करके अहिंसा का पालन करना, सत्याग्रह करना, है ना, और क्या करना, लोगों के साथ आप कह सकते हैं आंदोलन करना, स्वदेशी की बात करते हैं गांधी। उसी तरीके से कन्फ्यूशियस बात करते हैं हमेशा से परोपकार की। परोपकार मतलब एक तो होता है उपकार और एक होता है दूसरों पर उपकार करना, दैट इज परोपकार। दूसरों पर उपकार करना, दूसरे के लिए कुछ करना, सद्भाव भरा जीवन जीना, ये सब चीजें किसके मूल बिंदु माने जाते हैं? कन्फ्यूजिवाद के माने जाते हैं। अक्सर आचार व्यवहार की ये बात करता है। आचार व्यवहार मतलब लोगों का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो कन्फ्यूजिवाद को सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया। इसके अलावा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको क्या करेगा एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करने में मदद करेगा, वो क्या है? 100 दिन का सुधार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाना, इस बार एग्जाम में छपेगा आपका। 100 दिन का सुधार, 100 डेज रिफॉर्म्स। 100 दिन का सुधार क्या है आपको मैं बताता हूं। 100 दिन का सुधार कहां पर लागू हुआ? चीन में लागू हुआ। किस राजवंश ने शुरू किया था? किंग राजवंश। क्विंग राजवंश था, इनने शुरू किया था 1898 में, इसे वहां पर चाइना में शुरू किया गया था। यह सुधार सम्राट ग्वांगजू, किस सम्राट ने शुरू किया था? नाम देख लेना भाई। इस सम्राट ने क्या किया था? वहां पर चीन में शुरुआत की थी इसकी, और उनके सलाहकार थे कौन? कांग। इनके सलाहकार कौन थे? कांग क्या थे? इनके सलाहकार थे। ये बात आपको याद रखनी है। चीन में किंग राजवंश ने इसे शुरू किया था। इस सुधार का उद्देश्य क्या था? 100 दिन के सुधार का सुनो। सुधार का उद्देश्य था चीन को आधुनिक बनाना। कैसा बनाना? मॉडर्न बनाना। पश्चिमी शक्तियों से आगे निकलने के लिए क्या करना? शिक्षा पर ध्यान देना, विज्ञान पर ध्यान देना और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना। यही क्या था? इस सुधार का उद्देश्य था। पश्चिमी देशों से आगे निकलना शिक्षा के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। प्रमुख सुधार इसके अंदर क्या क्या हुए? शिक्षा प्रणाली में सुधार किया इन्होंने। अपनी शिक्षा को कैसा बनाया? आधुनिक बनाया। चीन के पाठ्यक्रम को क्या किया? पश्चिमी विषयों को शामिल कर दिया। पश्चिमी विषय जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो पश्चिम उस समय चल रहे थे, टेक्नोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, वो सब अब चीन के अंदर क्या बन गए? सब्जेक्ट बन गए बच्चों के पढ़ने के। राजनीतिक सुधार क्या हुआ? अब यहाँ पर विकेंद्रीकरण कर दिया गया शक्ति का। जब किंग राजवंश था तो सारी शक्ति केंद्र में थी, केवल राजवंश के पास थी। अब धीरे धीरे शक्ति को बंटवारा किया गया और स्थानीय शासन आया कहां पर? चाइना में। आर्थिक सुधारों में क्या हुआ? यहाँ पर कर प्रणाली में सुधार किए गए, टैक्स सिस्टम में, और व्यापार को बढ़ाया गया। सामाजिक सुधारों में आप देखिए, सामाजिक सुधारों में पैर बांधने की जो प्रथा थी चाइना में, उसको समाप्त कर दिया। महिलाओं को क्या दिया? अधिकार दिए गए। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कल पढ़ के कि जो पैर बांधने की प्रथा थी चाइना में वो क्या थी। जिसकी कमेंट आएगी उसे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, है ना। पैर बांधने की प्रथा चाइना में क्या थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या थी आपकी पैर बांधने की प्रथा चाइना में? तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। BHIA पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपका आएगा। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।